1 घंटे बहस चली। बुनियादी सवाल बहुत छोटा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि उस पर सारे पक्ष, एच.एस. रावत जहां एक और, वहां दूसरी ओर फजील अहमद, जहां मैथिल जी वहां दूसरी ओर शहाबुद्दीन साहब ने इस बात पर एक राय होते तो भारत का मान बढ़ता कि हम हमास की निंदा करते हैं बिना किसी किंतु परंतु। नहीं बोला गया, किसी से नहीं बोला गया। फिर अगर मैथिल ये कहते हैं कि मुंह में दही जम जाता है, उनकी भाषा कठोर हो सकती है, लेकिन बात तो ठीक है। हमास की निंदा करने में भी पेट में दर्द है क्या? हमास के लिए जलूस को सही ठहराने के लिए आप दुनिया के तर्क ला रहे हो? अरे जो हमास के साथ खड़ा वो पतित है, वो आदमी नहीं है। जो महिला के शव को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर जूता रख के खड़ा हो और अल्लाह का नाम ले, उसके साथ खड़े होने वाले से ज्यादा पतित और कौन हो सकता है? उसके साथ खड़े होने के लिए तर्क जुटाए जा रहे हैं कि हमको संविधान इजाजत देता है। संविधान कहीं इजाजत नहीं देता, कोई इजाजत नहीं देता। जिस देश में रहिए उस देश को सर्वोच्च मानना ही चाहिए, मानना ही होगा, मानना पड़ना भी चाहिए। बिना किसी किंतु परंतु के राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मौलाना साहब, मसला ये भी है कि भारत सरकार के टैक्स के पैसे, भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिजली जल रही है, पानी जा रहा है, मास्टरों की तनख्वाह जा रही है। ठीक, वहां पढ़ाई के छोड़कर ये काम होगा क्या? ये तरीका ठीक नहीं। चाहे जेएनयू में देश तोड़ने का नारा लगे और चाहे हमास के लिए वहां छाती पीटी जाए एएमयू में, ये नहीं चल सकता। ये बात तो रावत साहब, मूल प्रश्न वही खड़ा होता है। दो तर्क हैं मेरे, जिनके चलते मैं बहस लाया। देश ने एक रुख तय किया विदेशी मामले में। इस देश के हर नागरिक का दायित्व है कि वो देश के राष्ट्र के रुख के साथ खड़ा हो। नहीं मान रहा, खामोश रहिए। लेकिन आप राष्ट्र के रुख के विपरीत रुख रखे भारत के नागरिक होके, ये ठीक नहीं ना। मेरा मसला सिर्फ इतना सा है, आप भारत के नागरिक हैं, आप हमास जिंदाबाद कर रहे हैं यहां खड़े होके, और कह रहे मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो नहीं चलेगा। जी अमिताभ जी, समस्या ये है कि इस्लाम के अंदर देश को कोई तवज्जो नहीं है, देश कोई मायने नहीं रखता इनके लिए। क्योंकि इस्लाम जब बना था उस समय कबीले थे, कबीले में रहने वाले व्यक्तियों के हिसाब से जो उन्होंने नियम तय कर दिए शरिया के अंदर, उसी प्रकार से वो लोग चल रहे हैं। आज पाकिस्तान में जाकर के प्रो इंडिया बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके लिए पाकिस्तान पहले धर्म, तो बोलते धर्म। उन्होंने 1000 आदमी से पूछा जाकर के कि आपके लिए देश पहले है कि धर्म, तो बोलते धर्म। और जो आदमी कट्टरता लेके पाकिस्तान में बैठा है उसके लिए धर्म पहले, वही हिंदुस्तान के अंदर भी है। ये जो सोच है ना अमिताभ जी, ये बहुत खतरनाक सोच है। आज नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी सोच यही होगी जो हिंदुस्तान के अंदर सोच है। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर थी, आज भी चल रही है, और आगे फिर ये सोच इसी प्रकार से बढ़ेगी जैसे कि इजराइल और हमास के अंदर है। यानी उनको अपना धर्म पहले देखना है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, चाहे जेएनयू में है, और चाहे यहाँ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं फाजिल अहमद साहब, उनके लिए भी वही सोच है। चेंज होने वाले नहीं है, क्योंकि धर्म से दूर जा नहीं सकते, और जब धर्म से दूर नहीं जा सकते देश के साथ क्या करेंगे? अगर देश के प्रधानमंत्री ने डिसीजन ले लिया तो फाजिल अहमद साहब को कहना चाहिए कि हम देश के साथ हैं, लेकिन नहीं बोल सकते। ये बोलेंगे हम धर्म के साथ हैं। ये इनकी जो सोच और पढ़ाई लिखाई और जो संस्कार हैं वो गलत हैं। जी ठीक बात। मैथिल साहब, कोई ऐसा बवाली मुद्दा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ना ले। ठीक, जिन्ना का फोटो लगाना हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अरुणाचल को चीन का भाग दिखाना हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रदर्शनी लगाती है, कश्मीर को भारत का हिस्सा न मानने वाला नक्शा बनाना हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक,
भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक तौर पर भारत ने मंजूर की, उसको लागू ना करना हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और हमास के लिए छाती पीटना हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम हो रहा है लग रहा। फिर आपकी सरकार दिल्ली में और लखनऊ में क्या कर रही है, ये भी सवाल उठता है, क्योंकि पैसा मेरा जा रहा है मित्र। ये भाजपा और सपा का पैसा थोड़ी ना है, केवल पैसा तो मेरे टैक्स का भी जा रहा है ना मित्तल साहब। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी देश विरोधी एजेंडे और देश की लाइन से अलग हटके लाइन लेने वाला यदि कोई भी बवाल है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और चाहे इसके अलावा भी चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाए या और जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है अगर कोई और, तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। अभी कितने प्यार से बोल रहे थे फाजिल अहमद जी कि भैया वहाँ पर एक लिंचिंग हुई, उसको जय श्री राम बोल के हो गया। अरे भैया कहाँ हो गई? यहाँ बैठकर टीवी पे तुम इतना गरिया देते हो देश को, संविधान को नहीं मानते हो, आतंकवादियों का समर्थन करते हो, आपकी लिंचिंग हुई क्या? नहीं हुई ना। और ये तो वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना अमिताभ जी, जहां पर एक स्टूडेंट सिमी के ऊपर भी आपके डॉक्टरेट के लिए वो क्या कहते हैं उसको, पढ़ाई कर रहा था, और सिमी को बनाने वाले भी यहां पर से ही स्टूडेंट थे। तो किसी भी देश विरोधी काम में यदि कहीं पे पाया जाएगा आपको, तो वो यही यूनिवर्सिटी पाई जाएगी। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र में है और चाहे स्टेट में है, क्या कार्य किया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब शरीर सड़गड़ जाता है ना, तो उसकी थेरेपी की जाती है। ये कैंसर है, इस कैंसर की कीमोथेरेपी भी हो रही है, ऑपरेशंस भी हुई हैं। आप देखिए कि जिन्ना की जिन्होंने फोटो अपने छाती से चिपका के रखी थी यहां पर, उन पे कानूनी कार्रवाई हुई। उसके अलावा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस समयबद्ध तरीके से वहां पर सफाई भी करती है, कटाई छटाई भी करती है और इनको लाल भी करती है। क्यों? जो भी आतंकवाद का समर्थन वहां पे करता है उसका इलाज वहां किया जाता है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये जो आपने बैठा रखे मुस्लिम स्कॉलर और ये जो दूसरे वाले मुस्लिम स्कॉलर्स, इन दोनों से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए। आप पूरे देश के सामने देख रहे हैं, लोकप्रिय शो है ये, पूरे देश का सबसे ज्यादा डिजिटल पे देखे जाने वाला। आप मुझे बताइए, आपके लिए देश प्रथम है या इस्लाम प्रथम है? आज आप ये बता दीजिए। बात तो बाद में होगी, क्योंकि यहां जो आपने दो बैठा रखे हैं ना, आज ये तय होना चाहिए कि ये आतंकी तो नहीं है, कहीं ये उस हमास के फमास तो नहीं है। इन लोगों के मुंह से भी मैं सुनना चाहता हूं, ये वंदे मातरम का विरोध करते हैं, ये राष्ट्रगान का विरोध करते हैं, ये वही मानसिकता है अमिताभ जी जो आज हमास का समर्थन करने वाले वो चिल्ला रहे थे ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो समर्थन कर रहे थे आतंकवादियों का, जिन्होंने बर्बरता से वहां पर महिलाओं को काटा, निर्वस्त्र किया, और उनके जो मैं कहूं मरे हुए अंग थे, उन अंगों का भी विभत्स रूप से अपमान किया। यही कारण रहा कि पूर्व में जब ये इस्लामिक आतंकवादी इस देश पे हमला करते थे, हमारी माताएं बहनों ने जो जौहर किया, ये बहुत बड़ा उदाहरण आज आप देख रहे हैं कि भारत में रह के आप भारत का जो राष्ट्रीय रुख है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर, उसी के साथ आपको खड़ा होना होगा। आप भारत के रुख के विरुद्ध दूसरा रुख नहीं ले सकते, और वो रुख तो कतई नहीं ले सकते जो आतंकी संगठन के बर्बर और नृशंस कामों को ग्लोरीफाई करे। मिश्रा जी, मैं एक तर्कपूर्ण बात रखता हूं। रावत साहब, भाई मिश्रा जी ने कहा कि 4 हुकुम है, मैं कहता हूं चलो हुकुम ही मान लेते हैं। फिर क्या ऐसा अगर हो जाए कि जो बवाली जुलूस निकाल रहे हैं हमास के पक्ष में, क्या इनको सरकारी खर्चे से गाजा पट्टी छुड़वा दिया जाए तो वहां लड़ भी सकते हैं, शमशीर भी निकाल सकते हैं। नहीं, जो बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे हैं उनको इजराइल छुड़वा दीजिए। फजील एक मिनट को आएंगे फजील भाई, रावत साहब, नहीं ये अच्छा नहीं होगा। उनके जो दिल की इच्छा है उसको पूरा करने में सहयोग हो जाए, एक विशेष विमान से गाजा पट्टी छुड़वा दो। रावत साहब जी 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 वैसे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इन जो लड़कों ने इस तरह की बातें की हैं, ये कहीं ना कहीं
आतंकवादी घटनाएं और इस्लाम की उन जड़ों के साथ जुड़े होते हैं जहां पर इनको कट्टरता सिखाई जाती है। एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं, वकील बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सभी बनते हैं, लेकिन इनके जो दिमाग में बेसिक जहर भरा जाता है वो कभी नहीं निकलता। चाहे वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चाहे देश के राष्ट्रपति बन जाए, वो नहीं निकलता। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब थे, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी उनके अंदर से जहर नहीं निकला काफिरों के खिलाफ, क्योंकि वो उनके दीपक नहीं जला सकते, उनका तिलक नहीं लगा सकते। छोटी छोटी चीजें हैं ये कि एक देश के अंदर एक देश का राष्ट्रपति सब हिंदुओं ने अगर उसको मान लिया तो उनके दिमाग में वो जहर भरा हुआ था। तो ये तो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, इनको तो कोई ना कोई प्रवोक करता ही है। लेकिन देश अगर जिस फैसले को लेता है और उसके खिलाफ जनता का कोई भी आदमी जाता है तो वो देशद्रोह में काउंट होता है। ये देशद्रोही काम है और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फजील से अहमद साहब, एक सवाल है कि मान लीजिए, ठीक है फजील साहब, ठीक है साहब, फजील साहब एक सवाल है, जो नारा लगा उस नारे को, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा मतलब साहब, जो नारा लगा उस नारे को मैं इसलिए और ज्यादा खतरनाक मान रहा हूं कि छोड़ो गाजा पट्टी और गजक पट्टी है। अभी की मसला यह कि मान लीजिए कल को हमारी पड़ोसी से जंग हो जाए, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, तब ये नारा तो हमारे गले में फांस हो जाएगा। अलीगढ़ में चाट पकौड़ी खाते हुए नारा लगेगा, मेरा तेरा रिश्ता क्या, तो नारा तो वहां भी फिट बैठेगा। ये जो नारा लगा था, जो मजल साहब ने पूरा सुना भी दिया, ये तो नहीं चलेगा। चुनना तो देश को ही पड़ेगा, राजी से, कुराजी से, मन से, चाहे बेमन से। गलत तो नहीं कहा फजील भाई? चुनना तो देश को ही पड़ेगा, देश में रहना है तो नहीं। मेरा प्रश्न भी पूछ, एक मिनट, संविधान बढ़ाया, धर्म अभी आएंगे आपके पास। जी फजील अहमद साहब। अमिताभ जी, रावत साहब और हमारे देश के दूसरे मिश्रा जी और तमाम हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान की हिंदू की चिंता कर सकते हैं, बांग्लादेश के हिंदू की चिंता कर सकते हैं, अमेरिका में बैठा हिंदू की चिंता कर सकते हैं, लेकिन फजील अहमद फिलिस्तीन की चिंता नहीं कर सकता। ये दोहरा मापदंड देखिए। मतलब आप पूरी दुनिया के हिंदू की चिंता करते हैं तो आप मुसलमान को भी अधिकार दीजिए कि वो। और दूसरी बात, आज भारतीय सेना अगर जाएगी, प्रधानमंत्री जी 1 लाख सेना भेज दे इजराइल, हम तो कह रहे हैं कि 1 लाख सेना भेज दे, तो जो मुसलमान सिपाही होगा वो जाके फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कि छोड़ देगा वहां से? और वीर अब्दुल हमीद, पाकिस्तान से युद्ध हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। वीर अब्दुल हमीद की शहादत को आप अपमानित कर रहे हैं। फिर इस नारे का क्या है जो लग रहा है, क्यों लग रहा है? शहादत का अपमान कर रहे हैं आप ये बात बोल करके कि भारत का मुसलमान भारत के साथ है और भारत का संविधान अपनी अलग राय रखने का अधिकार देता है किसी भी नागरिक को। सरकार हम सरकार से बंधे हुए नहीं है। हम भारत का संविधान हमें किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपनी अलग राय रखने का अधिकार देता है, आप रोक नहीं सकते उसको। हमारे संवैधानिक अधिकार। ठीक है फजील अहमद साहब, अभी रुकना होगा। मिश्रा जी रुकिए, रावत साहब रुकिए, मैं मैथिल जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात तकनीकी तौर पर स्पष्ट कर दूं, सारे मुद्दों पर एक राय नहीं, कई राय रखने की आजादी, दिन भर राय रखने की आजादी, सोते जगते राय रखने की आजादी, लेकिन विदेशी मामलों में एक राष्ट्र के तौर पर भारत जो निर्णय ले लेगा उसके साथ खड़ा होना होगा। चीन से लड़ाई हुई, कोई ये न कहे कि भारत में रहे और कहे हमको संविधान ने आजादी दी कि हमारा चीन जिंदाबाद, ये नहीं चलेगा ना। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, ये फर्जी बड़ा मत फैलाओ ना। और दुनिया के किसी मुल्क में ये आजादी नहीं। अमेरिका में रह के कौन माइकल अली कह सकता था ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद? नहीं ना। एवटाबाद में घुस के मारा और लाश ले जाके समुद्र में डाल दी, पूरा अमेरिका एक स्वर में खड़ा हुआ। ये नहीं चलेगा ना। ये बात गलत है तकनीकी तौर पर, राष्ट्र की मर्यादा के तौर पर। आप पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद हिंदू या मुसलमान हैं, ये जान लीजिए। और जिनको इसमें आपत्ति है फिर उनके साथ तो सवाल खड़ा होगा ही होगा। मैथिल साहब, मसला फिर मेरा वही बुनियादी सवाल वही, भारत की नागरिकता बड़ी या हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई या क्रिश्चियन या यहूदी होना बड़ा? धन्यवाद अमिताभ जी। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे फजील अहमद भाई का कि उन्होंने आज पूरे देश और पूरे विश्व के सामने एक नया चेहरा जो है इस्लामिक आतंकवाद के समर्थन में खड़ा कर दिया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि क्या हमें आजादी नहीं होनी चाहिए? आतंकवादी जो बम लेके घुस जाते हैं, अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, उनका समर्थन करने की
आतंकवादी जो पैराग्लाइडिंग करके इजराइल में कूद पड़े, वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र किया, उनके शवों को काटा और उनको विभत्स रूप से फैलाया, उनका समर्थन करने की क्या इनको आजादी नहीं होनी चाहिए? जो और मैं फिर इस बहस को छोटा कर दूं, बहुत लंबी वैचारिक बहस में मैं नहीं जाना चाह रहा। भारत इजराइल के साथ है, ये निर्णय ना भाजपा का है, ना एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी का है, ना रावत जी का है, ना मैथिल जी का है, ना अमिताभ अग्निहोत्री का, ना फजील अहमद, ना शाहबुद्दीन साहब का। ठीक, ये भारत राष्ट्र राज्य का फैसला है। अच्छा लगे तो साथ खड़ा होना होगा, बुरा लगे तो घर में सो जाओ। ठीक, कोई संविधान, ये झूठ मत फैलाया जाए, कोई संविधान ये इजाजत नहीं देता कि भारत के फैसले के विरुद्ध आप खड़े होंगे ना। यही देशद्रोह होता है, इसीलिए तो देशद्रोह की धारा है। संविधान ने क्यों रखी देशद्रोह की धारा? इसीलिए रखी कि जब कोई ऐसे सिरफिरे लोग आ जाएं मुल्क में जो मुल्क की लाइन के भी खिलाफ जाने लगे, तो उनके खिलाफ देशद्रोह लगना चाहिए। मिश्रा जी के मूल विषय उतना ही है, किसी भी धर्म की कोई किताब हो, वो हर किताब उस धर्म के मानने वाले के लिए तब तक सर्वोच्च है जब तक वो भारत के संविधान से नहीं टकराए। ठीक, भारत की एकता और अखंडता के फैसले से नहीं टकराए। ठीक, सरल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक, हिंदू हो मुसलमान हो, मैं तो कहता हूं कि बस में भी, मन से भी और बेमन से भी खड़ा तो देश के साथ होना पड़ेगा। मैंने तब भी ये सुझाव दिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और कुछ लोगों ने कहा था सबूत दिखाओ, तो मैंने कहा था कि भारतीय वायुसेना आपकी व्यवस्था करे, अगली बार कहीं स्ट्राइक में जाए सर्जिकल में तो इन सब लोगों को बैठाल के ले जाए, नीचे छोड़ दे, कि भैया फोटो खींचते रहना, बच जाओ तो वापस आ जाना खड़ामा, नहीं तो लाहौल विलाखोबत हो जाएगा मामला। बम से बांध के छोड़ देना चाहिए। रावत जी, जिन लोगों को हमास से दिलचस्पी है वो भारत के वैचारिक निर्णय के खिलाफत कर रहे हैं ना, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी जब पहला राउंड आया था तब भी मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है तो ये लोग साथ नहीं देंगे। बहुत कुछ लोग अच्छे आदमी भी हैं, सभी तो नहीं कह सकते। शाहबुद्दीन साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छी बातें करिए, उन्होंने पहले राउंड में बोल दिया कि मैं उनका विरोध करता हूं। लेकिन कुछ फजील अहमद जैसे आदमी हैं, जो जिन्ना जैसे आदमी हैं, हमारे देश के साथ तो हमेशा बुरे खड़े रहे। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जब बटा तो इन्होंने देश बांटा, देश के साथ नहीं खड़े हुए। अफगानिस्तान जब हटा तो देश के साथ नहीं खड़े हुए, जब बांग्लादेश हटा तो देश के साथ नहीं। अब कश्मीर की हालत देखे तो ये देश के साथ नहीं है, ये देश के साथ होकर ये हालात ही नहीं होती, क्योंकि इनके मजहब में जो इस तरह के लोग, इनके मजहब में ही नहीं है ये देश के साथ खड़े हो जाएं। इनको अपने मजहब के साथ खड़ा होना होता है। जहां ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे वहीं अपने भाजपा का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है, भाजपा का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, देश का विरोध ये इनकी सोच है, ये भाजपा से लोग सोच है। इससे इनको अपने कबीले से मतलब है, इनको अपने इस्लाम और धर्म से मतलब है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। कल को पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो ये हमारे सेना पे हमला करेंगे और ये वो वही नारे लगाएंगे जो आज एएम के अंदर वो जो विजुअल देख रहे हैं ना, वही नारे ये लगाएंगे। फजील अहमद जैसे उसको लीड करने वाले लोग होंगे। जी, मैथिल साहब, वही प्रश्न मेरा है कि सारे धर्म महान, सारे धर्मों की किताबें आदर के योग्य, अपने अपने धर्म के हिसाब से आचरण करिए, लेकिन जहां देश कोई निर्णय लेगा, मैं फिर कड़े शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मन करे तो भी और न मन ना करे तो भी देश के निर्णय के सामने सिर झुकाना होगा। नहीं झुकाएंगे तो आप राष्ट्रद्रोह करेंगे और राष्ट्रद्रोह की सजा सबको पता होनी चाहिए। मैथिल साहब, देखिए, अभी ए.के. मिश्रा जी ने और गुरुजी ने जो कहा वो 100% सच है। जैसे उन्होंने रामपुर का उदाहरण दिया और उसके अलावा अभी जो रावत साहब ने बोला कि ये युद्ध होगा तो देश के संग नहीं खड़े होंगे। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर योजना लेके आए। वो घर घर के जो युवा हैं उनको सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते हैं ताकि ये फजील अहमद जैसे जो ये आतंकी है ना, जो ये आस्तीनों में छुपे हुए हैं, ऐसे लोग जब कभी रोड खोदे हैं पाकिस्तान के संग युद्ध हो तो हमारा युवा जो सैन्य ट्रेंड होगा वो उसी टाइम इनका प्रतिकार करे। ये लोग ये देश से निकलो, तुम जैसे आतंकियों की आवश्यकता नहीं है इस देश को। जो हमास का समर्थन करते हो, ISIS का समर्थन करते हो, सीरिया का समर्थन करते हो,
आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। पाकिस्तान का समर्थन करते हो, भारत से टुकड़े होंगे, चार इंशाल्लाह, चिल्लाने वालों के साथ खड़े हो जाते हो। तुम आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देते हो। यही वो लोग हैं अमिताभ जी जो बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। ये फजील अहमद जैसे लोग थे। यही वो लोग हैं जो आतंकवाद को शहीद का दर्जा देते हैं। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक, मैथिल साहब को रोकूंगा, फजील साहब को भी रोकूंगा। 1 घंटे बहस चली। बुनियादी सवाल बहुत छोटा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि उस पर सारे पक्ष, एच.एस. रावत जहां एक और, वहां दूसरी ओर फजील अहमद भी, जहां मैथिल जी वहां दूसरी ओर शहाबुद्दीन साहब भी, इस बात पर एक राय होते तो भारत का मान बढ़ता कि हम हमास की निंदा करते हैं बिना किसी किंतु परंतु के। नहीं बोला गया, किसी से नहीं बोला गया। फिर अगर मैथिल ये कहते हैं कि मुंह में दही जम जाता है, उनकी भाषा कठोर हो सकती है, लेकिन बात तो ठीक है। हमास की निंदा करने में भी पेट में दर्द है क्या? हमास के लिए जलूस को सही ठहराने के लिए आप दुनिया के तर्क ला रहे हो? अरे जो हमास के साथ खड़ा वो पतित है, वो आदमी नहीं है। जो महिला के शव को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर जूता रख के खड़ा हो और अल्लाह का नाम ले, उसके साथ खड़े होने वाले से ज्यादा पतित और कौन हो सकता है? उसके साथ खड़े होने के लिए तर्क जुटाए जा रहे हैं कि हमको संविधान इजाजत देता है। संविधान कहीं इजाजत नहीं देता, कोई इजाजत नहीं देता। जिस देश में रहिए उस देश को सर्वोच्च मानना ही चाहिए, मानना ही होगा, मानना पड़ना भी चाहिए। बिना किसी किंतु परंतु के राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यहां बैठकर चिंता यहां की नहीं, हमास की चिंता। अरे हमास आपका पड़ोसी है, हमास अनाथ बच्चों को पाल रहा है, कोई धार्मिक कार्य कर रहा है नहीं ना। एक तर्क आया, शायद फजील भाई ने दिया, कि हिंदुओं की कहीं मसला आता है पाकिस्तान का यहां वहां का तो आप चिंता कर सकते हो, लेकिन मुसलमान हमास के लिए जलूस क्यों नहीं निकाले? इसलिए नहीं निकाले, दुनिया के किसी मुल्क में जिस दिन हिंदू मोटार और रॉकेट लेके हमले करना शुरू कर देगा, महिलाओं को काटेगा, बच्चों को जिबह करेगा, नग्न अवस्था में महिलाओं को निकालेगा, उसकी तरफदारी कोई हिंदू नहीं कर सकता ना। हम तब आंसू बहाते हैं जब हम देखते हैं कि हिंदू बच्ची को पाकिस्तान में जिबह कर दिया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया, तब हम बोलते हैं। इसकी तुलना आप हमास के आतंकियों के साथ करेंगे? किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं, जो जिस देश में रहे, जो पाकिस्तान में भी रह रहा है, पाकिस्तान की नागरिकता जब तक उसके पास है तब तक उसकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। वैसा वैसे ही भारत। इसको दाएं बाएं करके भागने की कोशिश मत करिए। अब गंगा में बहुत पानी बह गया। फलस्तीन की बात उठाई, पता नहीं शहाबुद्दीन साहब ने उठाई। मैं बता दूं बात इतिहास की, फलस्तीन को लेके भारत की पुरानी सरकार ने जितनी तत्परता दिखाई, उतनी तत्परता तो कभी मेरे ख्याल से किसी सरकारी विभाग ने बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने में भी नहीं दिखाता। दुनिया के किसी मुस्लिम राष्ट्र ने पहला मान्यता नहीं दी थी फिलिस्तीन को। मौलाना साहब, ये भारत ने दी थी। और क्यों दी थी हमको ये भी मालूम है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हमको पता है क्यों दी थी मान्यता। अरब देशों से भी पहले, तुर्की से भी पहले हमने कहा, जैसे हम बैठे थे लिखे, उधर हुआ, इधर हमने कहा ले जाओ भैया चिट्ठी ले जाओ। पहले चिट्ठी लिख कर की थी। मैं उस बहस में भी नहीं जाता। उस समय की सरकार ने निर्णय लिया, तब भी हम उसके साथ खड़े थे। और इजराइल के साथ संबंध बहाल करने में दशकों का संकोच क्यों रहा भाई? इजराइल ने हमारे घर से कुछ चोरी चपाड़ी कर ली? नहीं। हमारी जमीन जायदाद छीन ली? नहीं। उसका कारण भी हमको मालूम है कि फजील अहमद नाराज ना हो जाए। सियासत भी बड़ी विचित्र चीज है। क्या
ये सच नहीं है ये मेरा आरोप? फजील अहमद व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक उसके रूप में मैं कह रहा हूं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए हमने इजराइल से दूरी रखी। गैर इस्लामिक राष्ट्रों में, मेरी बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, जाके गूगल से मैच कर लीजिएगा, बिना कागज बिना गूगल के बता रहा हूं। गैर इस्लामिक राष्ट्रों में दुनिया में भारत सबसे बाद में इजराइल को मान्यता देने वाला राष्ट्र था। क्यों भाई, क्या तकलीफ थी भारत को इजराइल से? वही इजराइल बाद में हमारे लिए भरोसेमंद दोस्त साबित हुआ, आज तक भरोसेमंद दोस्त साबित है। सैन्य सुरक्षा से लेके खुफिया संयंत्रों तक और तमाम चीजों में इजराइल और हमारी भागीदारी अच्छी है, भरोसेमंद है। क्या सच नहीं है? विदेशी मामलों को देश की राजनीति में लाके नहीं खड़ा करना चाहिए। यहां फजील अहमद को खुश करना है, इसलिए यासिर अराफात को मान्यता देनी है, यह तरीका ठीक नहीं होना चाहिए। हमको देखना चाहिए भारत के लिए फायदा लाभ है तो मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। किसी धर्म जात का मामला हो, भारत की धर्म की स्थिति ये कि धर्म जात की राजनीति देश के चुनाव से हटके अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चली गई। बोले इजराइल को मान्यता नहीं देना, बोले क्यों? बोले मुरादाबाद में चुनाव हार जाओगे। अरे भाई मुरादाबाद वाले का क्या लेना देना है इजराइल से? बोले बरेली में भी हार जाओगे, आला हजरत दरगाह वाले लोग आपके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। क्यों भाई? बोले हैदराबाद में भी हार जाओगे। क्यों? लेना देना क्या भाई, बताइए ना। हैदराबाद के आदमी का इजराइल से क्या लेना देना? इजराइल का प्रधानमंत्री भारत आए तो यह हैदराबाद में आदमी छाती क्यों पीटे? अरे भाई बिरयानी खाओ, सो जाओ, आपको क्या तकलीफ है? आपसे कोई लेना देना है नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं धर्म से राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा मत करिए। नहीं, राष्ट्र की सर्वोच्चता असंदिग्ध होनी चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं चलेंगे। मैं फाजिल साहब की इस बात से बिल्कुल असहमत हूं 100%। भारत का निर्णय भारत के 150 करोड़ लोगों पर लागू। हम आंतरिक मसलों में लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन देश के तौर पर जब देश भारत कोई निर्णय लेगा, क्या समझा, कैसा चित्र बनाया जा रहा है कि इजराइल का मतलब भाजपा, गनीमत है ये नहीं बोल दिया बजरंग दल। नहीं, कल को कुछ सिर्फ ये भी बोल सकते कि इजराइल का मतलब बजरंग दल। जवाहरलाल का भी भारत वही जो मोदी का भारत, और मोदी का भी भारत वही जो जवाहरलाल नेहरू का। कौन लोग हैं जिसमें विभाजन करना चाहते हैं? क्या नेहरू के पास ज्यादा अथॉरिटी दी थी देश ने, मोदी के पास कम है? नहीं ना। जो इस गद्दी पर बैठा, जिसको देश ने प्रधानमंत्री चुना, वो सिरमत है, उसका नाम नरेंद्र मोदी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और ये बात बड़ी खतरनाक है, मैं फिर दोहरा दूं जिसके लिए मैं बहस लाया। आप किस आधार पर हमास की तरफदारी कर रहे हैं, वो आधार बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए। आपने क्या कहा नारे में कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, उसकी जब व्याख्या आपने की, वो व्याख्या खतरनाक है। ये तो तमाम मुल्कों की राष्ट्रीयता को लेके डूब जाएगी ये व्याख्या। आपने राष्ट्रीयता माना ही नहीं, नकार दिया, बोले हमारा तुम्हारा रिश्ता, जो अभी बता रहे थे मैथिल साहब, उसको नारे को मैं दोहराना नहीं चाहता। हमास ने पाप किया, जघन्य पाप किया, बर्बर बहची, वो एक विषय। और दूसरा विषय कि हम किस लिए खड़े हैं हमास के पक्ष में। बोले उनकी भी कमीज इस रंग की और मेरी भी कमीज इस रंग की, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने सुना कभी ऐसा जुलूस निकला हो कि किसी मुल्क में कोई हिंदू अपराध करके जेल में गया हो और भारत में जुलूस निकाला हो किसी ने कि नहीं ये हिंदू है इसलिए हम इसके साथ हैं? नहीं ना। इसलिए इस जुलूस की इजाजत हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती, नहीं मिलनी चाहिए। आप
विदेश के घटनाक्रमों को धर्म और जाति की आधार, भारत की धर्म और जाति की राजनीति के आधार पर तौलेंगे तो देश की राष्ट्रीयता खतरे में पड़ जाएगी, राष्ट्र की सर्वोच्चता खतरे में पड़ जाएगी, भारत माता का जो सर्वोच्च आसन है वो खतरे में पड़ेगा। ये कैसे स्वीकार कर लेगा कोई स्वाभिमानी देश? दुनिया भर में जितने मुल्कों में जो हमास के आतंकी जिस मजहब को मानते हैं, जिनके लिए नारा लगाया एएमयू में, दुनिया भर के तमाम मुल्कों में वो धर्म मजहब है। तो कि सब लोग मिलकर एक हो जाएंगे, एक नया विश्व बनाएंगे, उसमें राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं होगी, राष्ट्रीय नागरिकता नहीं होगी, क्या कोई इस्लामिक वर्ल्ड टाइप की चीज आपके दिमाग में है, कोई यूटोपिया है? एक अब तो रहे नहीं, बड़े बूढ़े गिलानी थे जम्मू कश्मीर में, वो बहुत बवाली थे, उनसे गंदा भाषण बहुत ही कम लोग दे पाते हैं भारत में। मैंने उनका भाषण एक बार सुना था, यहाँ दिल्ली में आए थे ऐवान गालिब हॉल में, मैं भी चला गया, हालांकि वो केवल मुस्लिमों के लिए था, लेकिन मैं कुछ वेशभूषा बदल के पजामा जामा पहन चला गया एक के साथ, उनके दामाद के साथ गिलाई साहब, वो मेरे दोस्त है। उनने भारत को 100 अभद्र बातें कही, भारत के संविधान को कहा मेरी जूती की नोक पर, और बाद में मैंने जब पता किया तो भारत सरकार की सुरक्षा में चलते थे डर के मारे। मैंने कहा तू आदमी अभी कह रहा था मैं बब्बर शेर हूं, और ये तो सिपाही के साथ जा रहा मारे डर के, कहां टांगे भी कांप रही इसकी। और पासपोर्ट भारत का था, और एक बार विधायक रहे थे गलती से तो उसकी पेंशन भी उठा रहे थे क्या, और मंच पे क्या बता रहे थे बच्चों को कि मेरी जूती पर है हिंदुस्तान का आईन। आपकी जूती पर है तो आप छोड़ दीजिए ना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सुविधाएं छोड़ दीजिए, चलो हिंदुस्तान ना छोड़ो, सुविधाएं छोड़ दो, पेंशन ही छोड़ दो यार। भारत के फैसले के खिलाफ नहीं। हां, आंतरिक विषयों में मत भिन्नता लोकतंत्र का प्रमाण है, आंतरिक विषयों में मत भिन्नता जाहिर करने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विषयों में जब देश कोई राय बनाएगा आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, और जो उसके खिलाफ जाते हैं वो भारत की राष्ट्रीयता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से। हमास के कृत्य को कोई माई का लाल सही नहीं ठहरा सकता, और जो सर्वोच्च शक्ति है जिससे ये ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड संचालित है, उसका नाम लेके आप ऐसा पाप करना चाहते? मैंने वो वीडियो देखा जो न बोला जा सकता है न चलाया जा सकता है, गाड़ी पर महिला का शव है, निर्वस्त्र शव। जिनेवा का समझौता क्या कहता है, क्या कहता है? युद्ध के बंदी का मान होगा, और उसमें भी अगर शव हो तो उसका तो सर्वोच्च मान होता है। मैं फजील साहब को एक बात याद दिला के बात खत्म कर दूंगा। कारगिल में युद्ध हुआ, हमने पाकिस्तान को पराजित किया, तमाम सैनिक मारे गए उसके जो छुप के आए थे छद्म रूप से, लेकिन भारत ने भारत होने का सबूत दिया। इस्लामिक रीति रिवाज से हमारी सेना ने उनका अंतिम संस्कार किया इस देश में, क्योंकि पाकिस्तान इतना गया गुजरा देश, उसने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया, बोले फेंक दो इनको, कुत्ते खा जाए, हमें ले नहीं लेना। तो भारत ने किया, अपने खजाने से टैक्स का पैसा दे के कब्र खुदवाई और उसमें फातिहा पढ़वा के दफन किया। ये भारत है, इसको किसी से सीख की जरूरत नहीं। और मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये सब चीजें बार बार नहीं स्वीकार हो सकती। जहां भी देश को ठेस पहुंचाने वाली कोई घटना होती है, सबसे पहले उसमें आगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों आते हैं? इसके पीछे का कारण जानना होगा। हमने कोरोना की वैक्सीन खोज ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वैक्सीन नहीं खोज पा रहे क्या? वैक्सीन खोजनी होगी। और बच्चा मान लीजिए टीका लगवाने से
मना भी करे तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि जबरन टीका लगाएं, क्योंकि टीके के बिना बीमारी नहीं जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की या जामिया की या टुकड़े टुकड़े के नारा लगाने वालों, इनके लिए भी एक वैक्सीन खोजनी होगी। आजकल वो सिनेमा भी चल रहा वैक्सीन वाला, मौसम भी है, दस्तूर भी है। एक वैक्सीन ऐसी भी आनी चाहिए जो व्यक्ति के अंदर ये चेतना पैदा करे कि राष्ट्र के विरुद्ध विश्वमन भारत राष्ट्र में रहते हुए नहीं हो सकता। सारी किताबों से बड़ी किताब भारत का संविधान। धन्यवाद।